नमस्कार। स्टडी इकोनॉमिक्स चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम 6 से 10 जनवरी के बीच की करंट अफेयर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो लेकर हाजिर हुआ हूँ। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। कालाजार इसे हम ब्लैक फीवर या दमदम बुखार के नाम से भी जानते हैं। यह आमतौर त्वचा पर हमला करने वाली एक बीमारी है। यह प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है। यह घातक बीमारी है। यह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका क्षेत्र में पाई जाती है। यदि उपचार सही समय पर नहीं होता है तो रोगी की जान जा सकती है। यह एक संक्रमित सैंड फ्लाई जो मक्खी होती है उसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इसके लक्षण बुखार आना, वजन घटना और रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी और लीवर में सूजन आ जाना और उसका वजन बढ़ जाना इसका प्रमुख लक्षण है। इसके बाद में दूसरी महत्वपूर्ण जो घटना रही वो है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस है जो इसको हमने मनाना 2003 से शुरू किया था। ये इसका मनाने का उद्देश्य गांधी जी के 9 जनवरी 1915 में भारत लौटने पर, अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 8 से 10 जनवरी के बीच में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इस वर्ष का भारतीय दिवस इंदौर में मनाया गया जो मध्य प्रदेश में स्थित है। 2015 से पूर्व यह दिवस प्रतिवर्ष मनाते थे, लेकिन 2015 के बाद यह प्रति 2 वर्ष के बाद में इसे मनाया जाता है। यह 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है। भारतीय दिवस का जो आयोजन है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इस दिन हम प्रवासी जो लोग भारतीय हैं यानी जिनके पूर्वज भारत से दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं उनको भारत भूमि से जोड़ने के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं या इस दिवस को मनाते हैं, और इसे भारतीय डायस्पोरा भी कहते हैं। भारतीय डायस्पोरा का मतलब वो लोग जो जिनके ओरिजिन यानी जिनके पूर्वज भारतीय हैं, डायस्पोरा कहलाते हैं। ये विदेशों में भारतीय छवि, भारतीय संस्कृति को फैलाने वाला प्रमुख माध्यम माना जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ नेशनल पार्क है वो 5 से 10 जनवरी के बीच में चर्चा में रहे थे। इसमें से दाचिगम नेशनल पार्क और काजिंग नेशनल पार्क जो चर्चा में रहे ये दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। राजाजी और नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। तो इस प्रकार से हम नेशनल पार्क भी साथ साथ में याद कर सकते हैं। ये स्थायी जीके के भी क्वेश्चन है और इस टाइम में ये चर्चा में रहा है। दोबारा दोहरा लेते हैं। दाचिगम नेशनल पार्क और काजिंग नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। राजाजी और नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वो जोशीमठ की घटना है। जोशीमठ उत्तराखंड में स्थित है और ऋषिकेश और बद्रीनाथ का जो मार्ग है उस पर स्थित है। अत्यधिक खनन के कारण, वहाँ हो रहे भूस्खलन के कारण ये चर्चित जगह है, पूछा जा सकता है। अगला आकांक्षित ब्लॉक कार्यक्रम है जो जनवरी 2022 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों को के प्रदर्शन को सुधारना है जो विभिन्न मानकों में पिछड़े हुए हैं। यानी आकांक्षी क्षेत्र उन क्षेत्रों में विकास की गति देगा जो अभी भी विकास के अंदर पिछड़े हुए हैं। इसका संचालन है वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। पूछा जा सकता है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और ये इसका संचालन कौन करता है। अगला है मीठी क्रांति यानी शहद से संबंधित है। ये मधुमक्खी पालन यानी मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। ये एपीकल्चर से संबंधित है यानी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देती है। ये भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा 2016 में शुरू की गई है। ध्यान रहे खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, जो खादी को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। ये एमएसएमई मंत्रालय के अधीन है यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के अधीन है। इसी तरह एक हनी मिशन है जो 2017 में शुरू किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 है। राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा घोषित की गई है 2022 में। इस नीति का जो मूल उद्देश्य वो है राष्ट्रीय विकास, आर्थिक समृद्धि और संपन्न सूचना अर्थव्यवस्थाओं को संवर्धित करने के लिए भूस्थानिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कार्य की गई है ताकि आईटी क्षेत्र में या फिर तकनीकी क्षेत्र में हमारी स्थिति और सुदृढ़ हो। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू एक सांडों को वश में करने का खेल है। जैसे आपने फ्रांस की बुल फाइट पढ़ा होगा, ठीक उसी प्रकार से यह तमिलनाडु में किया जाता है, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर जनवरी महीने में वहाँ पर एक फसल उत्सव होता है और उस उत्सव का नाम है पोंगल। तो पोंगल के दिन ये सांडों को वश में करने के लिए खेल खेलते हैं जिसमें जीवों की या सांडों की जो दशा है वो थोड़ी सी दयनीय होती है। परिणाम स्वरूप बार बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है
और तमिलनाडु यह कहकर इस मामले को खारिज करवाने की कोशिश करता है क्योंकि यह हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो इस प्रकार से जल्लीकट्टू है वो चर्चा में रहता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नीली अर्थव्यवस्था। तो नीली अर्थव्यवस्था में अन्वेषण है आर्थिक विकास और जीविका को बेहतर और परिवहन को सुधारने के लिए समुद्री संसाधनों को बेहतर करना है। क्यों? क्योंकि नीली क्रांति समुद्र से या समुद्री प्रोडक्ट को बढ़ावा देने से संबंधित है, इसलिए पूछा जा सकता है। समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र में सुधार लाने हेतु और उसके संरक्षण हेतु ये प्रयास करती है। अगला है दीपोर बील वेटलैंड। दीपोर बील यानी बील जो नाम आता है वो मुख्यतः असम क्षेत्र से संबंधित है। वेटलैंड मतलब ऐसी जगह होती है जो दलदली होती है और जैव विविधता और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। इसके अंतर्गत असम में स्थित दीपोर बील असम में स्थित एक रामसर साइट है। रामसर ईरान में स्थित एक शहर है जहाँ पर वेटलैंड से संबंधित एक समझौता किया गया है। तो पूछा जा सकता है रामसर है कहाँ पर। ध्यान रहे रामसर साइट यानी उन क्षेत्रों को बोला जाता है जो दलदली इलाका है, जैसे दीपोर बील है। यह मीठे पानी की आर्द्र भूमि है। कौन? दीपोर बील, और ब्रह्मपुत्र नदी के पास ही स्थित है। अगला जो महत्वपूर्ण चर्चित क्वेश्चन है वो है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। यहाँ पर मानव और हाथी के बीच का जो क्लेश है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जैव विविधता के अंदर मानव हस्तक्षेप बढ़ रहा है, परिणाम स्वरूप जो जीव है वो मानवीय आवास की ओर आ जाते हैं, परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में टकराव होता है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। कौन? वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है और इसकी स्थापना है 1973 में की गई थी। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें या हिंदी दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को एक सप्ताह के लिए हम मनाते हैं, ताकि भारत हिंदी भाषा को मान्यता प्राप्त हो सके वैश्विक पटल पे और हिंदी भाषा को हिंदी दिवस के रूप में बढ़ावा दिया जा सके। अगला जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है वो जय हिंद नया प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम। यह लाइट और साउंड प्रोग्राम है जो लाल किले पर शुरू किया गया है और भारत के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी उनके द्वारा 10 जनवरी को शुरू किया गया था। इसका मूल उद्देश्य है वो भारतीय इतिहास और जो बहादुरी की गाथा है उसकी नाट्य प्रस्तुति लाइट साउंडिंग के द्वारा दिखाई जाएगी। यह प्रोग्राम 1 घंटे तक चलेगा। इसमें 3 कार्यक्रम प्रमुख होंगे, जिसमें मराठों का उदय, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और आज़ाद हिंद फौज के बारे में इसके अंदर दिखाया जाएगा। अगला है खेलो इंडिया अभियान के तहत नए केंद्र बनाने की सरकार ने घोषणा की है। खेलो इंडिया के तहत 750 केंद्र अभी बने हुए हैं और 250 केंद्र और बनाए जाएंगे। इसका मूल उद्देश्य है वो खेल को बढ़ावा देना और भारत का है वो ओलंपिक में प्रदर्शन को सुधारना है। यह चर्चा इसलिए चर्चित हुई क्योंकि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन है वो अभी खेल मंत्री के द्वारा किया गया है। 17 से 21 तक 2600 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जा चुके हैं और आगे 3400 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे ताकि खेलों को बढ़ावा दिया जा सके। ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों को तैयार करने हेतु केंद्र सरकार ने पोडियम योजना ओलंपिक पोडियम शुरू की थी, जिसका मूल उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना है। तो जो खेलो इंडिया है उसी प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए ये योजना इसके साथ कार्य कर रही है। पोडियम योजना के तहत खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसके तहत 3000 से ज़्यादा खिलाड़ियों को अभी तक प्रशिक्षित किया गया है। प्रत्येक खिलाड़ी के जो खेल का प्रशिक्षण है उसका खर्चा भारत सरकार देती है, जो लगभग 6 लाख रुपए सालाना है। और इस अभियान के तहत इसके माध्यम से देश के पूरे जो खिलाड़ी हैं उनको भी रोजगार दिया जाएगा, जैसे उनको कोच की नियुक्ति दे दी गई और पीटीआई बना दिए गए, इस प्रकार से। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डार्क स्काई सेंचुरी। यह लद्दाख जो भारत का ऊपरी हिस्सा है यानी जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर लेह और लद्दाख है, इस इलाके में स्थापित की गई है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली डार्क स्काई सेंचुरी है जो पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। डार्क स्काई सेंचुरी होती क्या है? इसमें रात के समय जो टेलीस्कोप के माध्यम से जो आसमान का नज़ारा है मुख्यतः वो देखा जाता है। क्योंकि ये नया इन्वेंशन है, क्योंकि अभी तक 16 डार्क स्काई सेंचुरी विश्व में है, जिसमें अधिकतर अमेरिका में है। डार्क स्काई सेंचुरी अंधेरी रात में तारा देखने के लिए संरक्षित है, जिसमें लेह जिले आनले डार्क स्काई सेंचुरी पूरी घाटी में फैली हुई है और यह तारों और ग्रह के देखने के लिए गामा और ऑप्टिकल टेलीस्कोप यहाँ पर लगाए गए हैं। गामा और ऑप्टिकल टेलीस्कोप की सहायता से यहाँ का जो नज़ारा है वो देखा जा सकता है। यह कार्य विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की देखरेख में यानी IISR के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। यानी विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के अधीन
इसकी डार्क स्काई जो सेंचुरी है उसका निर्माण किया जा रहा है। यह लेह से काफ़ी दूर है, यहाँ पर प्रदूषण की समस्या नहीं है, यानी बहुत ही कम प्रदूषण है, काली और घनी रात है। ऐसे में जो तारों का जो नज़ारा है वो बहुत ही अद्भुत रूप से देखा जा सकता है। यहाँ डार्क स्काई सेंचुरी स्थापित होने से इंडियन एस्ट्रोनॉमेटिकल ऑब्जर्वेटरी है, जो एस्ट्रोनॉमेटिकल कार्य है उसको बढ़ावा मिलेगा। इससे न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा बल्कि तारे, आकाशगंगा और ग्रह के बारे में बेहतर आंकड़े और जानकारी उपलब्ध करवाने में ये लोग सहायक होगी, यह ऑब्जर्वेटरी। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो केरल में मनरेगा जो श्रमिक है उनको पेंशन देने से संबंधित है। केरल सरकार ने एक बोर्ड बनाया है, श्रमिक कल्याण बोर्ड, जिनके माध्यम से जो मनरेगा श्रमिक और एक केरल की राज्य सरकार की योजना है अय्यंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना, इन दोनों के जो श्रमिक 60 वर्ष पूरे कर लेंगे उनको पेंशन दी जाएगी। यह शुरू करने वाला केरल पहला राज्य है। अगला है वाइलोजेन यूनिट ग्राफिट और ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यानी IVOMF। यह एक तकनीकी है जो पानी में फैले हुए अशुद्धियों को दूर करने के लिए विकसित की गई है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो वित्तीय समावेशन पर G20 का जो पहली बैठक है उसके ऊपर है। यह बैठक 9 जनवरी को कोलकाता में हुई थी, जिसमें G20 के सदस्य देश, आमंत्रित सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक सबने भाग लिया। और इसका जो चर्चा का विषय है वो है, प्रारंभिक सत्र में चर्चा का विषय रहा वो है वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी, यानी वित्तीय समावेशन को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इसके लिए जो विश्व समुदाय है वो क्या कार्य कर रहा है, इस पर वार्ता की गई है। ध्यान रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व समायोजन पर G20 वित्तीय समावेशन पर G20 का जो शिखर सम्मेलन है उसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? कोलकाता में 9 जनवरी को। उद्देश्य क्या था? वित्तीय समावेशन के लिए विश्व की भागीदारी को बढ़ाना था। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 12 जुलाई 2006 को स्थापना की गई थी और रंगराजन आयोग, सी रंगराजन आयोग की सिफारिशों पर इसकी स्थापना की गई है। इसके एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होता है। तो पूछा जा सकता है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग कब स्थापित किया गया, और इसकी जो मूल उद्देश्य है वो है सांख्यिकी मामलों में नीतियाँ तैयार करना, प्राथमिकताएं और मानक तय करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम है, यानी जो कार्यान्वयन मंत्रालय है उसके द्वारा NSSO और CSO का मर्ज करके NSO बनाया गया है, CSO बनाया गया है। तो ये पूछा जा सकता है CSO क्या है? तो NSSO और CSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस, इन दोनों का मर्ज करके 2019 में CSO की स्थापना की गई है, NSO की स्थापना की गई है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की स्थापना की गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जग्गा मिशन। जग्गा मिशन उड़ीसा के अंदर प्रसिद्ध है। उड़ीसा का जग्गा मिशन है वो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता गया है इसके द्वारा। यह पुरस्कार है वो वर्ल्ड हैबिटेट संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सूचना विभाग से मान्यता प्राप्त एक चैरिटी के द्वारा दिया जाता है। तो जग्गा मिशन है क्या? जग्गा मिशन उड़ीसा को झुग्गी मुक्त करना या स्लम से फ्री करने के लिए शुरू किया गया है। यह विश्व की बड़ी परियोजनाओं में से एक है। 2017 में यह शुरू किया गया था। इसका मूल उद्देश्य है उड़ीसा को भारत का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनाना है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हॉकी विश्व कप से संबंधित है। हॉकी विश्व कप का आयोजन अभी जो हमारे झारखंड राज्य में शुरू किया गया था, उड़ीसा राज्य के अंदर राउरकेला और भुवनेश्वर में किया गया था। इसी के तहत राउरकेला में एक बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, जिसका उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था, इसलिए चर्चा में है। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन है वो उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा के 2 स्टेडियम हैं, एक तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में और दूसरा राउरकेला में। 2023 का ये 15वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है और 13 से 19 जनवरी के बीच में ये प्रोग्राम किया गया था। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित है। इसका जो परीक्षण है वो चांदीपुर रेंज, जो भारत के उड़ीसा तट पे स्थित है, चांदीपुर रेंज, वहाँ से ये प्रशिक्षण किया गया है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी 2 और 500 से 1000 किलोग्राम हथियार ले जाने में सक्षम है। यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम भारत की मिसाइल है। भारत में 5 श्रृंखलाएं चलते हैं। पृथ्वी की 2 श्रृंखलाएं हैं, पृथ्वी 1 और 2। इसका जो निर्माण है वो DRDO के द्वारा किया गया है और भारत सरकार का जो DRDO के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम चल रहा है IGMDP, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड
मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और A4 और अग्नि, इस प्रकार से 5 प्रकार की मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है। अगला महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम। इसका जो आयोजन है स्वामी विवेकानंद जयंती के ऊपर, या स्वामी विवेकानंद जयंती है वो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में ये 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। यह खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। कर्नाटक सरकार के सहयोग से ये हुबली और धारवाड़ जो कर्नाटक में स्थित है आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जो उद्घाटन किया है। यह 26वां युवा महोत्सव कार्यक्रम है। अगला और अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। ये फिल्म और कैटेगरी में दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, और इस प्रकार का पुरस्कार RRR फिल्म का एक गीत है नाटू नाटू, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है। पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। RRR को 2 कैटेगरी के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है। एक तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए यानी नाटू नाटू, और दूसरा है बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म, यानी इंग्लिश के भाषा में नहीं है, ये फिल्म दूसरी भाषा में है इस श्रेणी में। इस प्रकार से हमने 5 से 10 जनवरी के बीच की 25 महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ी। अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।